नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में किस तरह से और कब दो देश जो 2016 से एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे, जहां दूतावास नहीं, वे आखिर कैसे साथ आते हैं और कैसे होता है समझौता, शांति समझौता जो हुआ ईरान और सऊदी अरब के बीच। धरती थी चीन की राजधानी बीजिंग में समझौता हुआ और आप देखिए कि किस तरह से पूरी की पूरी कूटनीति बदल रही है। चीन लगातार अपनी भूमिका को बढ़ा रहा है और सऊदी अरब जो अमेरिका परस्त माना जाता है वह चीन के पास पहुंचता है। क्या है इसके पीछे की कहानी? और दूसरी खबर लंदन से। जी हां, लंदन में बहुत बहस चल रही है इमिग्रेंट्स को लेकर, जो प्रवासी बाकी देशों से आते हैं जहां युद्ध चल रहे हैं, कि उनको अब इस देश में जगह मिलेगी कि नहीं। और इसी बीच जो घटता है वह बहुत दिलचस्प है। इसकी कमान संभालते हैं पूर्व में फुटबॉल प्लेयर रहे गैरी लिंकर। और आप देखिए कि किस तरह से पूरा का पूरा परिदृश्य बदलता है। बीबीसी यू टर्न लेता है और सरकार पर दबाव बनता है। क्या है इसकी कहानी? आइए जानते हैं प्रवीर पुरकायत से। प्रवीर, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बदल रही है, चीजें घटित हो रही हैं, वो बहुत दिलचस्प है। जैसा नक्शे में हमारे दर्शक देख सकते हैं, दो देश जिनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे वो करीब आए, ईरान और सऊदी अरब। इनके बीच समझौता हुआ, समझौते में चीन की बहुत अहम भूमिका, बीजिंग में समझौता हो रहा है। ये जो घटनाक्रम है कि 2016 से जो देश आपस में बात नहीं कर रहे हैं वो बीजिंग में जाकर बात कर रहे हैं, ये घटित क्या हो रहा है? आप जो बात कर रहे हैं इस इलाके का, जिसको हम एक वेस्ट एशिया कहते हैं, और ख़ास तौर से ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो यहाँ पर पर्शियन गल्फ़ है, इसको लेके भी विवाद है। एक मिलिट्री हिसाब से इसकी बहुत अहमियत रहती है। इसमें देखेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पर है, ईरान फासला बहुत कम है। तो ये हर जगह पे इसकी इसीलिए बात होती है क्योंकि यहाँ पर तेल और एलएनजी जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है, नेचुरल गैस दोनों का ये भंडार रहा है। और इस पे ख़ास तौर से अमेरिका का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है। वो शुरू हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, तब उस वक्त रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे और वहाँ पर आपकी सऊदी अरेबिया का जो बादशाह था अल सऊद, उसने जाके वहाँ पर समझौता किया था कि तेल की कीमत डॉलर में होगा, वो अमेरिका के ज़रिए बेचा जाएगा। एक बहुत बड़ा भूमिका अमेरिका का सिर्फ नहीं रहा, पर डॉलर का दुनिया में प्रभुत्व के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है कि ऑयल, बल्कि तेल की कीमत जो है वो सिर्फ डॉलर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उसकी निर्धारित होती। 71 में जब ईरान के साथ अमेरिका का द्वंद्व शुरू हो जाता है, शाह को हटा दिया जाता है, तब वहाँ पर कार्टर ने घोषणा किया था कि इस इलाके का तेल अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एसेट है, इस पे कोई हाथ लगाएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम जंग कर सकते हैं, हथियारों का इस्तेमाल। इसके पहले देखिएगा ईरान में, जिसमें एंग्लो डच ऑयल कंपनी, मेरे ख्याल से तेल कंपनी के नाम है, ये ईरान के तेल पे उसको पूरा कब्जा था। और जब मोसद्देक ने उससे कहा कि हमारी तेल, हमको इससे अच्छी रकम मिलनी चाहिए, तो मोसादेक को सीआईए के ज़रिए ब्रिटिश के सहमति से और कोलैबोरेशन से उसके वहाँ गिराया गया था और शाह अब ईरान को पूरा हस्तांतर कर दिया गया था, ईरान की राजनीतिक ताकत। तो ये जो चीज़ें हुई, ये जो पूरी पृष्ठभूमि है इस इलाके की, और यहाँ पे मुझे लगता है खास तौर से देखिए इराक भी है, सीरिया भी है, ये सारे इलाके गहरे संघर्षों वाले इलाके हैं, जहाँ पर इराक में तो जिस तरह से अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और पूरा का पूरा जो संघर्ष चल रहा है, सीरिया पे हमने पिछली बार भी खबर की थी, ये जो पूरा इलाका है, ऐसे में जो शांति समझौता है, और शांति समझौता उतनी दूर बीजिंग में होना
काफी मानीखेज है। देखिए, सीरिया इराक पे तो जंग चल रहा है, इसका और एक जो है यहाँ पर इजराइल है, लेबनान वहाँ पर है जी। तो इन दोनों को भी देखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का कहना का ये है कि ईरान का इन्फ्लुएंस इराक पे है और लेबनान पे है और सीरिया पे है, ठीक है, सीरिया पे है। तो ये जो इन्फ्लुएंस ईरान का रहा है वो अमेरिका का खिलाफ है। और अब तक, क्योंकि सऊदी अरेबिया, इजराइल तो अलग है, सऊदी अरेबिया इस्लामी मुल्कों में से एक अपने आप को समझता है कि मैं तो लीडर हूँ, सबसे बड़ा हूँ, हाँ। हकीकत जो है कि जो इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान है, पाक स्थान है, वो उनके कब्जे में है जी। तो ये देखते हुए मक्का मदीना, तो ये देखते हुए सऊदी अरेबिया का जो शिरकत रहा है वो ईरान के खिलाफ रहा है, इजराइल के साथ नहीं मिला। जैसे दूसरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह है, इजराइल के साथ समझौता कर रहे थे जिसको एब्राहम रिकॉर्ड कहा जाता है, सऊदी अरेबिया नहीं किया। तो सऊदी अरेबिया किधर जाएगा? क्या इजराइल के साथ संबंध बना के मुखालफत करेगा ईरान का, ईरान को कोने में करेगा? उससे सीरिया, लेबनान की क्या स्थिति होगी? ये सब बातें चल रही थी। और आप जानते हैं इजराइल में बहुत ही एक राइट विंग गवर्नमेंट है जो ईरान पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, लगातार बोल भी रहे हैं। तो ये सऊदी अरेबिया और ईरान का ये समझौता जो आपने कहा बीजिंग में हुआ है, पर इसकी एक बहुत बड़ा अहमियत ये है कि इस इलाके का पूरा राजनीतिक मानचित्र को इसने बदल दिया है। ये बात सिर्फ चीन में बीजिंग में हुआ, इसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। सऊदी अरेबिया ईरान के बीच में बातचीत पिछले 2 साल से चल रही है और सुलेमानी का हत्या जो हुई है, कहा जाता है इराक उसमें बीच बचाव कर रहे थे, सुलेमानी इसीलिए इराक जा रहा था। आप जानते हैं इराकी सॉइल पे, इराक पे उनका हत्या कर दी गई थी जो ट्रंप सरकार ने की थी। सऊदी अरेबिया ईरान एक शांति समझौता की ओर बढ़ रहे थे और उसमें व्यवधान डालने के लिए प्रश्न चिन्ह। क्योंकि हम दर्शकों को ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि 2016 से इन दोनों देशों के बीच कोई डिप्लोमेटिक रिश्ता नहीं है, एम्बेसी नहीं यानी दूतावास नहीं है, और शिया और सुन्नी के बीच का जो संघर्ष है वह भी 2016 के बाद का और तेज हुआ जब पूरा निमर अल निमर करके एक बहुत बड़ा वहाँ पर उनकी धार्मिक नेता थे शियाओं के बीच में, तो उनको मृत्युदंड दिया था जी। तो मृत्युदंड के बाद ईरान में उसके खिलाफ उनके दूतावास में, सऊदी दूतावास में प्रदर्शन हुआ, उस पर तोड़फोड़ भी हुआ। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ समझौता अपना वो जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिया था। तो ये और भी चीज़ है कि ईरान इस वक्त शियाओं का अपने आप को समझता है, इस इलाके का नेता है, हालांकि पुण्य स्थल जिसे कहेंगे शियाओं का वो इराक में है जी। पर ईरान उसकी नेतृत्व इस वक्त कर रहा है, मान के चलना चाहिए। और लेबनान और सीरिया में उसका हस्तक्षेप की उसकी बहुत अहमियत रही है। सऊदी अरेबिया सीरिया में उल्टे तरफ से हस्तक्षेप किया, वो तो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के साथ हस्तक्षेप किया, और ये भी सही है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के साथ मिलकर इराक पे भी हमला किया। तो आइसिस, अल-कायदा जैसे शक्तियों की सीरिया, सऊदी अरेबिया के समर्थन रही है। अमेरिका भी उस पर सहमत था। क्यों? वो चाहता था सीरिया की सरकार को गिराना, लेबनान में हिजबुल्लाह का जो बोलबाला है उसको ख़त्म करना। तो ये एक कॉम्प्लेक्स वेस्ट एशिया का पिक्चर है, इसको सिर्फ तेल की नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ चीन का भूमिका जो आपने कहा ये बहुत सही है कि दुनिया में 90s के बाद लगता था अमेरिका के अलावा ऐसा कोई नहीं है कि दुनिया में बीच बिचाव कर पाए या बोल सके क्या करना या चाहिए, साथ बैठा पाए। अब चीन उस भूमिका को निभा रहा है। इसका अहमियत इसीलिए है कि पहली बार और कोई मध्यस्थता कर रहा है, और नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसा कोई मूवमेंट तो बचा नहीं है। पर ईरान के साथ सैंक्शंस क्योंकि अमेरिका के उसके ऊपर है, इसका एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे पॉलिटिकल चेंज है ये। ईरान से आप देखेंगे तो इधर से और इधर से रूस के साथ भी इनका एक संबंध है, और रूस और ईरान के बीच में भी संबंध अच्छे हैं। ईरान और चीन के बीच में अच्छे संबंध है, और पूरा जो सेंट्रल एशिया के इलाका है जिसमें
टर्की भी शामिल है। ये नहीं समझना चाहिए टर्की का इसमें इन्फ्लुएंस नहीं है। टर्की का इन्फ्लुएंस इसीलिए है कि यहाँ से बहुत सारे लोग तुर्की भाषा भाषी हैं, तो टर्की का इसीलिए इस पर काफ़ी असर है। तो ये चीज़ देखते हुए ये सेंट्रल एशिया के मानचित्र में इसीलिए बदलता है कि यहाँ पर चीन, रूस दोनों इसकी नेबर है और ईरान इसके नेबर है, तुर्की इसके नेबर है, तो इसीलिए यहाँ कर इसका असर इस पे भी पड़ने वाला और है। इसमें जो चीन ने कहा, क्योंकि दो चीजें बहुत ठोस हुई कि 2 महीने के भीतर दोनों में दूतावास खुल जाएंगे, और चीन ने कहा कि हम जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव हमने शुरू किया वो एक अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये दोनों शब्द मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बहुत मायने रखते हैं। और जिस तरह से ये इनिशिएटिव है, उसी क्रम में दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊंगी कि अभी ये बात भी चल रही है कि चीन से शिपिंग रूस जाएंगे और यहाँ पर यूक्रेन आने की भी उनकी बात है। तो ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी वाला मामला है कि एक ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्डर, नया अल्टरनेटिव ऑर्डर, ये कितना ठोस जमीन लेता दिखाई दे रहा है इस नक्शे को अगर हम ध्यान दें तो? हम ऑल्टरनेट ग्लोबल ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, इसकी बात करना चाहेंगे कि यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरह हम बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि एक देश पूरा दुनिया का कर्णधार नहीं है। पूरा दुनिया का शहंशाह बन के जो अमेरिका घूम रहा था वो अब ख़त्म हो गया। दूसरे देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक खेलने का मौका है, कहे एक प्ले में है, और इसमें ख़ास तौर से चीन और अमेरिका लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ है दुनिया में। इस वक्त परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अमेरिका से ज़्यादा बड़ा है चीन, पर अगर डॉलर की प्राधान्य देखें, उसका हुकूमत एक तरफ से दुनिया की अभी भी करेंसीज में है, तो अमेरिका का इकोनॉमी चीन से बड़ा है। और चीन में इसीलिए ख़ास भूमिका रहा कि चीन इस संघर्ष में वेस्ट एशिया में नहीं है। रशिया की सेना सीरिया में है, अमेरिका का सेना इस इलाके में है जी, कई देशों में है। तो इसको देखते हुए चीन को मध्यस्थता करने का एक फ्रीडम है जो दूसरे देशों को शायद नहीं है। तो पर ये जो हो रहा है इस पे एक मैं से इतना टिप्पणी करना चाहूँगा, हमारे एक हिसाब से एक एब्सेंस है, क्योंकि यहाँ पर ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, और हम बीच बिचाव क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि अमेरिका के साथ अब दुश्मनी नहीं लेना चाहते, चीन उसके लिए करने के लिए तैयार है। तो ये मेरे ख्याल से यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, पर भारतवर्ष जैसे देश उस पर क्या भूमिका निभाएगी ये सवाल है। प्रवीर, इसके बाद हम चलते हैं एक और बहुत जो अहम घटनाक्रम है उस तरफ। वो घटनाक्रम यूनाइटेड किंगडम से आया है, उसका सीधा सीधा रिश्ता है माइग्रेंट से, प्रवासी से, क्योंकि हम सब देख रहे हैं और शायद दुनिया भी देख रही है कि यहाँ पर बहुत बहस चल रही है। एक नया बिल लाना चाहते हैं ऋषि सुनक, उनकी जो मंत्री हैं वह भी बोलती हैं कि हमें और बोट्स नहीं चाहिए। उसे लेकर जो पूरा विवाद हुआ और उसे जिस तरह से लीड किया उसके बारे में बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि दर्शक बहुत कुछ और भी देखें जो उन्होंने अभी तक इस खबर के संदर्भ में नहीं देखा होगा। देखिए, खास चीज़ तो इसीलिए हुआ है, इतना बड़ा खबर बना है, क्योंकि गैरी लिनेकर जो बहुत बड़ा फुटबॉल स्टार रहे हैं पहले और बीबीसी के एक बहुत बड़ा प्रेजेंटर है, कमेंटेटर है, स्पोर्ट्स वाला, तो उसकी स्टेटमेंट के ऊपर मैं स्टेटमेंट पे बाद में आऊँगा। जो आपने सवाल उठाया कि रेफ्यूजीज, तो सुएला ब्रेवरमैन जो उसकी होम मिनिस्टर कहेंगे हमारे हिसाब से, उनका ख्याल मेरे ख्याल होम सेक्रेटरी कहते हैं, तो सुएला ब्रेवरमैन की स्टेटमेंट है बोट्स हमें और नहीं चाहिए, और जिस तरह से पेश किया है तो उस पर साफ है कि रेफ्यूजीज के बारे में नज़रिया क्या है। पहले भी इनकी कोशिश ये रहा है कि वहाँ से जो माइग्रेंट्स आएंगे उनको रुवांडा भेज देंगे, जिस पर भी बहुत बहस हुई है कि आपके यहाँ माइग्रेंट्स आ रहे हैं, आप उनको रुवांडा भेज देंगे, इसका मतलब क्या है? और मुझे पूरा है, मैं चाहती हूँ कि वो भी दर्शक देखें कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया, मतलब इतनी आपत्तिजनक असभ्य भाषा है, बिल्कुल धमकाते हुए और ये बताते हुए कि इन लोगों को मर जाना चाहिए, तकरीबन ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए लेकिन पूरा टोन वही है।
हाँ, अब रवांडा भेज देने का वो भी एक हिसाब से मतलब होता है। तो गैरी लिनेकर जो कि फुटबॉल प्लेयर रहे हैं इंग्लैंड का, मैं उससे थोड़ा बताऊंगा बाद में कि क्यों उसका इतना असर रहा है हमारे पीढ़ी के ऊपर भी। गैरी लिनेकर ने कहा कि ये भाषा जो इस्तेमाल करे भाषा पे, तो ये भाषा नाज़ी जर्मनी की भाषा है। दूसरे देश की जनता के का निगाह आपका क्या है वो इसको दर्शाता है। और भाषा पे आपत्ति थी, ये नहीं कहा कि रिफ्यूजीज़ के बारे में आपने जो कदम उठाया वो से हम सहमत नहीं है, वो तो है ही, गैरी लिनेकर के स्टैंड है ही, पर उसके साथ साथ जो भाषा किया है उसको कहा नाज़ी जर्मनी से मिलता है। इस पर पूरी जिसको कहेंगे आपकी उनके टोरी पार्टी उन पर कूद पड़ा, और टोरी पार्टी के जो समर्थक हैं उन्होंने उस पर कूद पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत बड़ा वाइट नेशनलिज्म की प्रभाव रहा है, जो ऐसे काले चमड़े लोगों को वहाँ पर आना एकदम नापसंद करते हैं। यूक्रेनी आए इतना दिक्कत नहीं है, उसमें बहुत सारे रिफ्यूजीज आए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान से आए, इराक से आए, ये सब जो है उनको उनके हिसाब से इनको यहाँ नहीं आना चाहिए। जो कि दूसरे देश से अगर आएंगे तो उनको रिफ्यूजी स्टेटस दे सकते हैं, पर इन देशों से हम रिफ्यूजी स्टेटस नहीं देंगे। प्रवीर, थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बताइए, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में जो रिफ्यूजी का मामला सब चल रहा है, वहां की संसद में बहुत डिबेट है, ये रिफ्यूजी आ क्यों रहे हैं और कहां से आ रहे हैं? पहले तो अगर देखें कहां से आ रहे हैं, इमीडिएट जो आ रहे हैं यहां से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यूरोप से यूनाइटेड किंगडम की दूरी कम है। पर भूलना नहीं चाहिए यूनाइटेड किंगडम की रिफ्यूजीज जो फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, जर्मनी, इटली इनमें है, इनका संख्या यूके से कई गुना ज़्यादा है। पर रिफ्यूजीज का उत्स कहाँ है, सोर्स कहाँ है, वो अगर आप देखें तो देखेंगे जहाँ जहाँ पर लड़ाई हुआ है, जहाँ जहाँ से अमेरिका और यूके दोनों का हस्तक्षेप हुआ है, डायरेक्ट मिलिट्री हस्तक्षेप है, इराक, अफगानिस्तान, यहाँ पर पैलेस्टाइन, लेबनान, इन सब जगहों से क्यों आ रहे हैं, और इसके बाद लिबिया, ठीक है, इन जगहों पर लड़ाई चली है। और अभी एक यहाँ से जहाँ से उनको दिक्कत नहीं है वहां से भी आ रहे हैं। हाँ, पर उसके खिलाफ उनका कोई रुकावट जहाँ से उनको दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत नहीं है। इन जगहों से जाके यूरोप के जरिए ये यूनाइटेड किंगडम भी पहुंचना चाहते हैं। तो इनकी जो कहेंगे इसकी दृष्टि इन रिफ्यूजीज पे है जिनका चमड़ा सफ़ेद नहीं है, वो उनको वहाँ आने के वो नहीं चाहते हैं। यूक्रेन आए और भी आए, ईस्टर्न यूरोप से आए, उनकी कोई इस पे इतनी दिक्कत नहीं है, पर ये आ जाए तो उनको बर्दाश्त नहीं है। हकीकत ये है। और इन सब जगहों पे यूनाइटेड किंगडम की मिलिट्री इंटरवेंशन रहा है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की हस्तक्षेप इराक में था, और सीरिया में सिर्फ अमेरिका का हस्तक्षेप रहा है। तो इन जगहों पे जो हस्तक्षेप हुआ है, यूनाइटेड किंगडम उसमें शिरकत किया है पूरी तरह से, उसकी सेनाएं वहाँ पर है, ख़ासतौर से इराक, अफ़गानिस्तान और लिबिया में। और इसके बाद यहाँ के रिफ्यूजीज यूरोप में पहुँचते हैं और उससे अब यूनाइटेड किंगडम में पहुँचते हैं। तब इनको याद आती है कि ये जो है ये हमारे यहाँ आ रहे हैं, बहुत बड़ी गलत बात है। इतना हमारी इकॉनमी पे फर्क पड़ रहा है, इतना ये हो रहा है, हम डूब रहे हैं। पर जब हम हवाई मार करते हैं कहाँ पर, हमने ट्रूप्स भेजते हैं वहाँ पर, तब उनकी देश को तहस नहस कर देते हैं, एकदम बर्बाद कर देते हैं, तब उनकी क्या जिम्मेदारी है उसकी बात नहीं करते हैं, ना कि करना चाहते। पर इस पे हमें कोई क्या कहेंगे अचरज नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान को बर्बाद करके इंग्लैंड अभी भी यूनाइटेड साल तक की गुलामी में ढकेलने के बाद यूनाइटेड किंगडम जितना यहाँ पर क्या कहेंगे फैमिन्स हुए हैं, लोग मरे हैं, मैं अमृतसर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसमें इतने सारे चीज़ों करने के बाद वो कहते हैं हम तो सिविलाइजेशन लाते हैं हिंदुस्तान में। तो इनकी नज़रिया दुनिया के बारे में अलग रहा है, और वही चीज़ यूनाइटेड किंगडम के लोग जानते हैं। पर जो इनके लिए दिक्कत पैदा हुआ है, ये नहीं कि वहाँ की जनता ने इसका मुखालफत किया। उनके स्पोर्ट्स स्टार
जो गैरी लिनेकर है, उन्होंने इसका विरोध किया। और बीबीसी ने पहले उनको ऑफ एयर कर दिया 3 दिन तक, और फिर हंगामा हुआ, उसके बाद जो है उन्होंने यू टर्न लिया। ये भी बहुत ऐतिहासिक है। ये है कि गैरी लिनेकर की पॉपुलैरिटी क्यों है, क्योंकि शुरुआत उनका एक ट्विटर फीड से। तो ट्विटर फीड में उन्होंने कहा था कि ये जो है नाजी भाषा है, नाजी भाषा है, नाजी जर्मनी की भाषा है, और ये सभ्य भाषा नहीं है इनके लिए। तो ये, और उसका लिनेकर का बहुत दिन से इस तरह का स्टैंड रहा है। तो इस बार को, क्योंकि होम मिनिस्टर की खास बातचीत से, होम सेक्रेटरी की बात से ये असहमति, सिर्फ असहमति नहीं, इसका इतना तगड़ा क्रिटिसिज्म किया, तो बीबीसी पे दबाव था इसके स्टैंड उसको हटाए। गैरी लिनेकर का थोड़ा इतिहास बताना चाहूँगा। गैरी लिनेकर इंग्लैंड का बहुत सफल फुटबॉल प्लेयर्स पे रहे। वो सबसे ज़्यादा गोल करने में से शायद 1 या 2 गोल पीछे रहे, जो उसके सबसे ज़्यादा गोल यूनाइटेड किंगडम के लिए इंटरनेशनल मैचेस के किए। हम तो एक उस पीढ़ी के है जो गैरी लिनेकर को फुटबॉल सिर्फ खेलते हुए नहीं देखा है। वो एक बहुत अहम मैच था जो इंग्लैंड हार गया था अर्जेंटीना से 1 गोल आगे रहने के बावजूद, और 1 गोल लिनेकर ने की थी, जब इसके बाद मैराडोना में 2 गोल की थी। एक तो इसीलिए कहा जाता है हैंड ऑफ गॉड गोल, उसमें बहुत विवाद रहा है कि हाथ से हैंडबॉल घोषित करना चाहिए था। दूसरा गोल अभी भी माना जाता है शायद वर्ल्ड कप, किसी भी वर्ल्ड कप में सबसे श्रेष्ठ गोल अगर देखा जाए तो मैराडोना का गोल है, जो एकदम अपने हाफ लाइन से पकड़ते हुए पेनल्टी बॉक्स पहुंच के गोल करते हैं। गैरी लिनेकर की प्रतिष्ठा इसीलिए है कि न कि अच्छा फुटबॉल प्लेयर थे, बहुत अच्छा कमेंटेटर भी रहे, और अपने सोशल फीड, सोशल नेटवर्क जो है ट्विटर हैंडल वगैरह से वो लगातार इन चीज़ों को कहते रहे हैं। सवाल है कि बीबीसी में कहा गया उनको कि आप एक पक्षीय ऐसा स्टैंड नहीं ले सकते हैं क्योंकि अब हमारा कमेंटेटर है, जबकि उनके बहुत सारे और बीबीसी के फिगर्स रहे हैं, वो ब्रेक्सिट हो और सब चीज़ हो, उस पर पब्लिकली अपना पोजीशंस बताए हैं, और बीबीसी की तरफ से आज तक कोई आपत्ति नहीं हुई है। तो जो एकजुटता दिखाई दी वो भी बड़ी ऐतिहासिक है, और उसने जो दबाव बनाया, मुझे लगता है कि वो भी याद रखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो माइग्रेशन के सवाल पर साथ खड़े हुए और एक स्टैंड लिया उन्होंने। सोशल इश्यूज पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे स्पोर्ट्स प्ले जो है, नॉर्मली स्पोर्ट पर्सन्स नहीं आते, तो इसमें आए और इतना बड़ा उनका इम्पैक्ट पड़ा। उससे हमें भी सोचना चाहिए हमारे देश के जो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं वो क्या सामाजिक इश्यूज पे बोलने के लिए तैयार होंगे या नहीं। कभी बोलते तो हैं जब उनकी कॉम्पैट्रियट खेलने वाले जो है, जैसे शमी है, उस पे ऊपर अटैक होता है, इस तरह के होता है, धार्मिक धर्म के नाम पे जो अटैक होता है तो उस पे बोलते हैं, पर राजनीतिक इश्यूज पे नहीं बोलते। ये हमारा एक एग्जाम्पल है ये जो आया है यूके से, और मुझे लगता है ये याद रखा जाएगा, बहुत लंबे समय तक याद रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक उनकी राजनीति में एक बहुत बड़ा, कहेंगे, एक केंद्र बिंदु रहा है गैरी लिनेकर की इस कोट, और इसके बाद जो बीबीसी का कदम और इसकी जो प्रतिक्रिया हुआ है आम जनता में। और जानते हैं फुटबॉल की बड़ी क्या कहेंगे, लोगों में बहुत चाह है, यूनाइटेड किंगडम हो, हमारी पीढ़ी हो, भारतवर्ष में फुटबॉल हम देखते हैं, देखना चाहते भी है, इसीलिए इसके एक अलग प्रतिष्ठा रही है। और यूके में ख़ास तौर से फुटबॉल की एक बहुत बड़ा पॉपुलर सिर्फ नहीं बट वर्किंग क्लास का एक स्पोर्ट के हिसाब से निकला है। तो इसीलिए वहाँ पर लोगों की क्रिकेट से इतना नहीं जितना फुटबॉल से दिलचस्पी रखते हैं। इसीलिए फुटबॉल स्टार्स की जो भूमिका है वो शायद हमारे यहाँ क्रिकेट स्टार्स की है जी। पर राजनीतिक रूप से इस तरह का कब क्या होगा वो अलग बात है जी। पर ये ज़रूर है कि फुटबॉल से एक सरकार का इस तरह से डगमगा जाना एक बहुत अहम बात है दुनिया के लिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को समझने में नक्शे कितनी अहम भूमिका अदा करते हैं ये हम पूरी मेहनत के साथ आपके साथ साझा करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस तेजी से घटनाएं बदलती हैं, एक देश दूसरे देश के साथ कब खड़ा होता है और कब विरोध करता है, इसे समझने के लिए जरूरी है पैनी नजर, और इसके लिए जरूरी है आपका सहयोग।
देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए पड़ताल दुनिया भर की न्यूज़ क्लिक। शुक्रिया।